हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार शर्मा फिर से सक्सेस ओरिजिन के इस ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग कक्षा 11वीं की सेट थ्योरी के पार्ट 2 की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं। यह हमारा सेट थ्योरी का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि समुच्चयों को लिखने की दो विधियां प्रचलित हैं। पहला था सारणी रूप या तालिका रूप। सारणी रूप या तालिका रूप। सारणी या तालिका रूप। अंग्रेजी में इसे टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। पहली विधि है सारणी या तालिका रूप यानी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। क्या है इसे हम लोग जानते हैं। देखिए, समुच्चय निर्माण के इस विधि में हम लोग समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर, ठीक है, अर्धविराम यानी कॉमा देते हुए लिखते हैं लोग। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। समुच्चय निर्माण की इस विधि में, समुच्चय निर्माण के इस विधि में हम इसके अवयवों को यानी कि एलिमेंट्स को मझले कोष्ठक के अंदर, मझले कोष्ठक यानी इस तरह का सिंबल होता है मझला कोष्ठक का, अर्धविराम यानी कि कॉमा देते हुए लिखते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि एक सेट है जो मझला कोष्ठक के अंदर उसका अवयव लिखा गया हो और प्रत्येक अवयव जो है ना वो कॉमा देते हुए लिखा गया है। दूसरा विधि होता है प्रतीकात्मक रूप या गुण प्रकटीकरण रूप या समुच्चय निर्माण रूप। अंग्रेजी में इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म और
रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ये क्या है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। समुच्चय निर्माण की इस विधि में, या निर्माण नहीं कहेंगे, समुच्चय के लिखने की इस विधि में हम लोग समुच्चय के अवयवों को, ठीक है, मझले कोष्ठक के अंदर, ठीक है, चर और कुछ संकेतों का प्रयोग करते हुए कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये पूर्ण जानकारी नहीं देता है, बल्कि वो कोड के रूप में लिखा गया होता है। तो लिख लेते हैं इसको। समुच्चय निर्माण की इस विधि में इसके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर चार चार मतलब हो गया XYZ, ठीक है, तथा ये तिरछी लाइन, तिरछी रेखा या कॉलन के इस्तेमाल से कोडबद्ध करके निरूपित किया जाता है या लिखा जाता है। मतलब इस विधि में ये टेबुलर फॉर्म की तरह अवयव जो होता है ना, सीधा स्पष्ट रूप से मतलब दिखाई नहीं देते हैं। इसमें कोड के रूप में चर का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, मतलब उसके अवयवों को निकालने हेतु एक तथ्य हमें दिखाना पड़ता है। चलिए कुछ उदाहरणों से देखते हैं। जैसे अंग्रेजी के वॉवेल्स। अब देखिए क्या है कि अंग्रेजी के वॉवेल्स को जो है ना, हमें सिंबॉलिक फॉर्म में मतलब लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि वॉवेल्स जो है ना अंग्रेजी में, वो AEIOU ही है। तो ऐसे बिल्डअप क्या बोलाता है, टेबुलर फॉर्म में लिखना होता तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लेट सेट कोई मान लेते ABC इज इक्वल टू कोष्ठक के अंदर AEIOU लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि हम लेट कर देखते हैं कि सेट इज कोष्ठक भी देंगे, लेकिन हम x यहाँ वही अवयव की सूचना देता है। फिर यहाँ पे कॉलन भी दे सकते हैं, या तिरछी लाइन भी हम इस प्रकार से दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी कॉलन दे रहे हैं और फिर x। देखिए ये क्या कहता है कि अवयव आपको लेना है। कौन सा अवयव? तो उसके बारे में जो यहाँ पे गुण को बता रहा है, ठीक है। तो x क्या लेना है? अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स, ठीक।
और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा ये है दूसरा ले लेते हैं 5 से बड़ी तथा 15 से छोटी संख्या। अब इस बात को हमें अगर टेबुलर फॉर्म में दिखाना होता तो 5 से बड़ी और 15 से छोटी संख्याओं को ले लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये ले 14, ठीक है ना, ले लेते। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसको कैसे कोडबद्ध करके दिखाएंगे? हम लेट कर लेते हैं कि सेट ए जो होगा कोष्ठक के अंदर तो लिखेंगे ही, लेकिन एक से हम इसके एलिमेंट को दिखाएंगे और उसके गुणों को जो है ना कॉलम के बाद लिखना है। क्या कह रहा है कि 5 से बड़ी, यानी हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर ही लेना है, ठीक है। वो क्या कि 5 से बड़ी हो और 15 से छोटी हो। तो इस तरह से कोडवर्ड करके हम लोग दिखाते हैं किसको, तो सिंबॉलिक फॉर्म को, या रूल फॉर्म कह लीजिए या सेट बिल्डर फॉर्म कह लीजिए। बात समझ में आई? आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में जिसकी जानकारी रखना अनिवार्य रहेगा। परिमित या अपरिमित समुच्चय, परिमित या अपरिमित समुच्चय अंग्रेजी में इसे हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए हम एक पहले उदाहरण लेते हैं। इसमें हमने एक सेट ले लिया और इसके एलिमेंट्स जो है 5, 6, 7, 8, 9 ले लिया। अब यहाँ पर हम इनके एलिमेंट्स को देखते हैं। देखिए कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो इनके एलिमेंट्स को हम चूंकि काउंट कर पा रहे हैं, तो जिन भी सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर ले, गिन ले, वही सेट हमारा कहलाता है परिमित समुच्चय। और जिन समुच्चय के अवयवों को हम काउंट ना कर पाए, उन्हें हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। यहाँ पे मित कर लीजिए, तो लिखते हैं जिस समुच्चय के अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। परिमित समुच्चय कहलाता है। और जिन समुच्चय के, यानी जिस समुच्चय के
अवयवों को हम काउंट न कर सकते हैं, न कर सकते, वो हमारा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। इसके उदाहरण को हम ले लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कोई सेट ए है, तो इसके एलिमेंट्स को हम ऐसे लिख रहे हैं। तो देखिए इस समुच्चय में हम क्या अवयवों को गिन पा रहे हैं? नहीं गिन पा रहे हैं। कितने हैं ये, इसके लिए कोई हमें इसमें क्लू नहीं दिया हुआ है। इसी कारण ये जो सेट होगा अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं लोग समुच्चय के अवयवों की संख्या। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। देखिए किसी भी सेट के अवयवों की संख्या को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे कोई सेट ले रहे हैं, हमने एक सेट ले लिया और उसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। तो बताइए यहाँ पर कुल कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर जो होगा वो होगा 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो कार्डिनल नंबर का हम डेफिनेशन कैसे देंगे? तो बोलेंगे किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या, अवयव यानी एलिमेंट्स, ही कार्डिनल नंबर कहलाता है। किसका? तो समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहलाता है। समुच्चय का कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसे हम Na से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे Na मतलब सेट बी रहेगा तो एन बी लिखेंगे, सेट सी रहेगा तो एन सी लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि सेट ए दिया है तो इसीलिए यहाँ पर कार्डिनल नंबर को हम क्या चीज कैसे दिखा सकता है कि n इंटू ए जो होगा हमारा ये होगा 5। बात समझ में आया ही होगा। आगे देखते हैं। समतुल्य समुच्चय। यानी कि इक्विवेलेंट सेट। तो देखते हैं समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट क्या है। देखिए दो समुच्चयों के यदि कार्डिनल नंबर क्या हो कि समान हो तो वे दोनों समुच्चय एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। अब इसको लिखते हैं।
यदि किन्हीं दो समुच्चयों के कार्डिनल नंबर समान हो तो वे दोनों समुच्चय एक दूसरे के समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। इसे हम लोग इस तरह के निशान से, ठीक है ना, दिखाते हैं। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और दूसरा सेट हम मान लेते हैं कि बी है, जैसे 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर एन यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए जो है 3 है, 1 2 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी ये भी जो है 1 2 3 ही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी के। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि सेट ए जो होगा सेट बी का समतुल्य सेट होगा। अब हम लोग एक संकेत के बारे में जान लेते हैं। पहले संकेत, ये और ये का मतलब, यानी मीनिंग ऑफ सिंबल ये एंड ये। देखिए सेट थ्योरी के अंतर्गत जो है ना इस निशान का प्रयोग होता है। तो क्या इसका आखिर में मतलब हुआ, इसे हम लोग जान लेते हैं। देखिए कहीं पे इस तरह के निशान को दिया गया हो, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग इंगित करता है, इंगित करता है यानी कि इम्प्लाइज। जैसे मान लेते हैं ए के साथ ये लगा है ऐसे बी के पास, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए बी को इंगित करता है। ठीक है। और इस तरह के निशान को हम लोग यानी सिंबल को इंगित करता है या इंगित किया जाता है। अंग्रेजी में इसे इम्प्लाइज
और implied by, ठीक है। यदि मान लेते हैं ए के साथ यदि इस निशान का प्रयोग किया गया हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी को इंगित करता है या इंगित किया जाता है, ठीक है। बी को इंगित करता है या किया जाता है। इस तरह के निशान को हम कहते हैं द्विघा, यानी कि टू वे इम्प्लीकेशन। और साधारणतः इसको जैसे मान लीजिए ये भी सही है लिखना, लेकिन यदि लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसको मतलब किया जाता है केवल और केवल, मतलब ए द्विघा बी लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है ना केवल और केवल बी को ही इंगित करता है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। केवल और यदि केवल, ये केवल और केवल, केवल और यदि केवल बी को क्या करेगा, इंगित करेगा। तो आज के वीडियो में ही बस इतना ही। अगले टॉपिक पर हम अगले पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की टॉपिक आप लोग को समझ में आई होगी। किसी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।